हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। वन शॉट वीडियो है यानी कि सिंगल वीडियो में आपके 10 के 10 चैप्टर कवर हो जाएंगे। एग्जाम से पहले आपको ये वीडियो देख कर जानी है, सारे क्वेश्चन जो बताए गए हैं वो याद करके जाने हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेंगे, तो इसलिए आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से वीडियो को देखकर याद करके जरूर जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा योजना का उद्देश्य नहीं है। तो योजना का उद्देश्य क्या होता है, हमने पहले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था। तो दबाव को कम करना क्या योजना का उद्देश्य होता है? तो यस होता है। क्रियाओं पर अच्छा नियंत्रण स्थापित करना भी होता है, बिल्कुल होता है। गलती की संभावना को कम करना योजना का उद्देश्य होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन जो डी ऑप्शन है, निजी संबंधों में सुधार लाना यानी पर्सनल संबंधों को सुधारना, ये थोड़ी होता है योजना का उद्देश्य। तो डी ऑप्शन आपका गलत है। और आपसे यही तो पूछा था कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जो योजना होती है ना, प्लानिंग होती है, उसका लक्ष्य क्या होता है? तो देखिए, योजना का जो लक्ष्य होता है ना, मेन जो लक्ष्य होता है वो होता है इवेंट को सफलतापूर्वक करना। यानी आपका जो प्रोजेक्ट है या आपका कोई इवेंट है, आपका प्रोजेक्ट है या आपका कोई भी कार्य है, ठीक है, जिसके लिए आपने योजना बनाई है, वो कार्य आपका सफलतापूर्वक हो जाए तो आपकी योजना सफल मानी जाती है। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन होगा। ठीक है, बाकी आप ऑप्शन देख सकते हो। काम को खत्म करना नहीं, इवेंट में तालमेल स्थापित करना कुछ हद तक ये ठीक है, लेकिन परफेक्ट आंसर आपका सी है। मनोरंजन करना ये भी नहीं। ठीक है, आगे देखो। किसी विशेष पद या कार्य के लिए सबसे बेहतरीन व्यक्ति को चयन करना क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है नियुक्तिकरण। हमने देखा था कि योजना में कई सारे पार्ट थे चैप्टर के अंदर, उसमें से नियुक्तिकरण भी एक था, यानी स्टाफिंग करना। ठीक है, जो खाली पद होते हैं उसको भरना। तो नियुक्तिकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दबाव की स्थिति में गलती कम करना तथा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, दबाव की स्थिति में गलती को कम करना, मान लो प्रेशर में है कोई व्यक्ति, दबाव है इस पे, और गलती उस कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, सीधा सीधा आपको कुछ भी नहीं देखना, पहला ही ऑप्शन आपको क्लियर दिख रहा है, योजना। अगर दबाव को कम करना है, गलती की संभावना को कम करना है, तो योजना बनानी है। योजना नहीं होगी तो दबाव भी रहेगा, प्रेशर भी रहेगा, और कहीं ना कहीं गलती के चांस भी बढ़ जाएंगे। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो इंट्राम्यूरल जो टूर्नामेंट होते हैं वो किस प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं, आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि ऐसे टूर्नामेंट जो चार दीवारी के भीतर हो जाएं, ठीक है, यानी कि ऐसे टूर्नामेंट जो चार दीवारी के भीतर हो जाएं उसको हम कहते हैं इंट्राम्यूरल। ये कि हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि बताइए एक्स्ट्राम्यूरल जो टूर्नामेंट होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो जो चार दीवारी के बाहर होते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके एक्स्ट्रा, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए निम्न में से कौन सा इंटरम्यूनल जो टूर्नामेंट होते हैं उसका उद्देश्य नहीं है। तो देखो, कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है? मनोरंजन, ठीक है, मनोरंजन इसका उद्देश्य होता है कि लोगों का मनोरंजन हो जाए। समग्र विकास भी इसका उद्देश्य होता है कि लोगों का सर्वांगीण विकास हो सके। विभिन्न प्रकार के खेल और कौशल को वो सीख सकें, ये भी इसका उद्देश्य होता है। लेकिन उच्च प्रदर्शन, ठीक है, ये इसका उद्देश्य नहीं होता, ये हाई प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे आपका पहचानना था आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बताइए खेल प्रतियोगिता के आयोजन और संचालन में सबसे जो महत्वपूर्ण समिति होती है वो कौन सी होती है? पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं आयोजन या प्रबंधन समिति जिसको कहा जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब आपकी टूर्नामेंट खत्म हो जाती है ना, उसके बाद भी सब रिपोर्टिंग इसी को करते हैं। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि आयोजन प्रबंधन समिति आमतौर पर खेल प्रतियोगिता से कितने समय पहले विभिन्न समितियों को गठन करती है? तो आप ये लगा लो, लगभग लगभग एक महीने पहले ये सारी समितियों को उनका गठन करती है, उनको काम डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो एक महीना इसका सही आंसर होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो। टूर्नामेंट जो होता है वो किसे कहते हैं? तो टूर्नामेंट मैचों की एक श्रृंखला होती है, यानी कि जिसमें बहुत सारे मैच होते हैं। ठीक है, वो मैच एक के बाद एक होते हैं, पहले एक मैच होगा, फिर दूसरा मैच, फिर तीसरा मैच, फिर चौथा मैच, इस तरीके से एक के बाद एक मैच होता है। और अंत में जो होती है कोई एक टीम विजयी हो जाती है। ठीक है, तो ये मैचों की श्रृंखला, जहां पे भी मैचों की श्रृंखला हो आप वो ऑप्शन क्लिक कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टूर्नामेंट में हारने वाली टीमों का क्या होता है? जो टीम हार जाती है उसका क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं कि जो टीम हार जाएगी
वो कहीं ना कहीं टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, ठीक है, यानी कि टूर्नामेंट से उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, सही है, यही तो आपको पहचानना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट की विशेषता क्या है? देखो, नॉकआउट टूर्नामेंट की विशेषता ये होती है कि जो टीम जीतेगी वही टीम आगे बढ़ेगी, अगर कोई हार गई तो वो पीछे, यानी वो गई। लेकिन जो टीम जीत रही है, यानी केवल जीतने वाली टीम ही आगे जा सकती है, बाकी टीम आगे नहीं जाएगी। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए लीग टूर्नामेंट जो होते हैं उसकी क्या विशेषता होती है? तो लीग टूर्नामेंट क्या होती है, इसमें इसकी विशेषता एक तरह से आप ये मान लो कि जो प्रत्येक टीम है, ठीक है, प्रत्येक टीम वो दूसरी टीम के साथ कम से कम एक मैच तो खेलेगी, यानी कम से कम एक बार तो खेलेगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लीग टूर्नामेंट कहते हैं। फिर लीग, सिंगल लीग, डबल लीग वो भी होता है आगे, वो हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो चैप्टर की वीडियो जरूर देख के जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो सामुदायिक खेल होते हैं या सामुदायिक जो खेल कार्यक्रम होते हैं, इसका क्या मतलब होता है? तो देखो, सामुदायिक खेल कार्यक्रम होते हैं समाज आधारित, यानी समाज आधारित खेल जिसमें आपकी एक्सरसाइज भी हो जाए, आपकी फिटनेस भी आपको मिल जाए। ये चीजें जो होती हैं ये आपके सामुदायिक खेल कार्यक्रम के अंतर्गत होती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक जो खेल होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि सामाजिक अभियान हो जाए, प्रतिभा की खोज हो जाए, लोगों का मनोरंजन हो जाए, उनकी फिटनेस, उनकी हेल्थ में भी सुधार आए, ठीक है। तो ये भी होता है। अगला है कि खेल दिवस क्या होता है? तो खेल दिवस क्या होता है, सोचिए। एक ऐसा कार्यक्रम जो केवल पेशेवर खिलाड़ी खेलें, गलत है। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो आवासीय, सामुदायिक और स्कूल के स्तर पे हो, ये ठीक है आपका। बी ऑप्शन आपका परफेक्ट होगा। आपके स्कूल में भी खेल दिवस मनाया जाता होगा ना, जिसको स्पोर्ट्स डे कहते हैं, मनाते होंगे। तो देखो, अगला क्वेश्चन है कि खेल दिवस का आयोजन जो होता है वो कितनी बार होता है? तो आप ये देखो कि ऑप्शन में हर महीने नहीं होता भाई, हर हफ्ते भी नहीं होता है, हर दिन भी नहीं होता है, ये साल में एक बार होता है। यानी हमारे स्कूलों में भी जो स्पोर्ट्स डे होता था ना, वो साल में एक बार मनाया जाता था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर देखते हैं, एमसीक्यू जल्दी से। पहला क्वेश्चन है कि बताइए एक वर्ष से कम आयु का जो बच्चा है उसके लिए डब्ल्यूएचओ ने स्क्रीन टाइम कितना बताया हुआ है, यानी वो कितनी देर मोबाइल या टीवी देख सकता है? आप सोचो, 1 साल से छोटा बच्चा है, 1 साल से छोटे बच्चे को टीवी थोड़ी दिखानी है। तो आप ये बता सकते हो कि उसको बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं देना है, ठीक है, यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं देना है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाने वाला व्यायाम नहीं माना जाता है? तो जो वेट ट्रेनिंग होती है ना, इसको मांसपेशी की शक्ति बढ़ाने वाला व्यायाम नहीं माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो फ्लैट फुट होते हैं, आप देखते हो कि पैर जो होते हैं नीचे से चपटे होते हैं, उसका क्या मेन कारण हो सकता है आपके नजरिए में? क्या अगर किसी की मांसपेशी मजबूत है तो उसके हो जाएगा, या फिर बहुत ज्यादा दौड़ता है कोई, या ज्यादा पानी पीता है तो हो सकता है? नहीं, देखो ये किसको होगा, जिसका वजन बहुत ज्यादा है, या फिर जो गलत तरीके के जूते पहनता है। गलत जूते पहनने से भी हो जाता है, और वजन ज्यादा है तो भी हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि झुके हुए कंधे, यानी कि जो राउंड शोल्डर होते हैं, उसमें सही कौन सी सावधानी सही नहीं है? ठीक है, ध्यान से देखते हैं। झुककर चलने से बचें, बिल्कुल झुककर नहीं चलना चाहिए। फिर क्या है, झुककर बैठने से भी बचना है, कंधे और मेरुदंड की एक्सरसाइज भी करना है, लेकिन तंग कपड़े नहीं पहनना है। ये आपको पहचानना था इसमें, कि अगर बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनेंगे तो उससे प्रॉब्लम होगी, तो ये नहीं करना है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है, ठीक है। अगला है कि आगे या पीछे की ओर जो कुबड़ हो जाता है, ठीक है, कईयों के आगे या पीछे की ओर कुबड़ हो जाता है, तो उसका एक कारण क्या हो सकता है, उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन है संतुलित आहार लेना। आप खुद से सोचिए, कोई अच्छी डाइट लेता है तो क्या उसको कुबड़ हो जाएगा? नहीं होगा ना, तो ये तो गलत है। फिर नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, अगर कोई रेगुलर एक्सरसाइज करता है वो तो अच्छी बात है, उससे कुबड़ थोड़ी हो जाएगा। या फिर जो बहुत अच्छी नींद लेता है, रिलैक्स करता है, क्या उसको हो जाएगा? नहीं, उसको भी नहीं होगा। ये किसको होगा? ये उसको होगा या तो उसकी मांसपेशी में कोई समस्या हो, ठीक है, किसी की मसल्स में कोई समस्या हो, या फिर कोई असंतुलन हो, तब ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो स्कोलियोसिस होता है, ठीक है, इसके लक्षण के बारे में बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें शरीर जो होता है वो एक तरफ झुका होता है, और एक कूल्हा ऊपर एक कूल्हा नीचे होता है। आपने देखा होगा उसमें, जैसे मान लो इस तरीके की पोजीशन हो जाएगी, यानी एक कंधा ऊपर हो जाएगा, एक कंधा नीचे हो जाएगा, और पूरे शरीर में ऐसा होगा। उसके कूल्हे में भी जाके देखोगे ना, तो एक कूल्हा ऊपर एक कूल्हा नीचे दिखेगा। तो ये बी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खेलों में
महिलाओं की भागीदारी के सामाजिक लाभों में कौन सा विकल्प सही है, यानी कि जब महिला खेलों में आ जाती है तो सामाजिक लाभ उसको क्या होगा। अब देखो, हड्डियों का घनत्व ये तो शारीरिक है, सामाजिक थोड़ी है, शारीरिक। मोटापे पे नियंत्रण ये भी क्या है, ये भी आपका शारीरिक है। तो आपको यहाँ पे सामाजिक में ये सबसे परफेक्ट आंसर सी दिख रहा है कि उसके जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बढ़िया हो जाएगी, यानी कि संप्रेषण कौशल उसका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि समाज में निकलेगी, कई महिलाओं से मिलेगी, बातचीत होगी, तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है कि असामान्य मासिक धर्म यानी जो इरेगुलर जो पीरियड वाली समस्या होती है, इसका मुख्य कारण क्या होता है। ऑप्शन में है पर्याप्त कैल्शियम युक्त भोजन, अगर अच्छा कैल्शियम वाला खाना लेगी तो थोड़ी होगा, या फिर कोई रेगुलर एक्सरसाइज करेगा या अच्छी नींद लेगा तो नहीं होगा। कब होगा, जब उसको कोई बीमारी हो जाए या फिर कोई उसको हेरिडिटी वाली समस्या हो, यानी कि उसके परिवार में भी किसी को कोई समस्या रही हो, तब ऐसा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि महिला एथलीट त्रय जिसमें 3 प्रकार की समस्या थी, उसमें कौन सी चीज शामिल नहीं थी। अस्थि सुशिरता यानी हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, हमने पढ़ा है, बिल्कुल ठीक है। अनीमिया, अनीमिया की भी समस्या थी उसमें, ठीक है। ऋतुरोध भी उसमें था, लेकिन उसमें हार्ट अटैक नहीं था, यानी हृदय घात इसके अंदर नहीं था, ठीक है। तो ये आपका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे, ये आपको पहचानना था, ठीक है। ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अस्थि सुशिरता का मुख्य क्या कारण हो सकता है, ठीक है। अस्थि सुशिरता का मुख्य कारण हो सकता है आहार में पर्याप्त कैल्शियम और विटामिन डी होना, क्या ये इसका कारण होगा, या नियमित व्यायाम करना, या फिर मासिक धर्म का बंद हो जाना, हार्मोन में कोई परिवर्तन आ जाना। तो सी ऑप्शन होगा। मान लो किसी का मासिक धर्म जो है उसमें कोई समस्या आ जाती है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि ऋतुरोध किसे कहते हैं। आप जानते हैं कि ऋतुरोध का मतलब होता है कोई ऐसी महिला जो प्रजनन के योग्य है, लेकिन 3 महीने से या उसके अधिक समय से उसकी पीरियड ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मान लो किसी के पीरियड नहीं आ रहे 3 3 महीने से, तो ये ऋतुरोध हो सकता है। अगला क्वेश्चन है भोजन संबंधी विकार यानी ईटिंग डिसऑर्डर, इसके 2 प्रमुख प्रकार कौन से, हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर में, आपने एनोरेक्सिया नर्वोसा पढ़ा होगा, आपने बुलीमिया पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये दोनों, एक में क्या होता है कम खाता है बंदा, एक में बहुत ज्यादा खाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर होता है। अगला क्वेश्चन है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है, इससे जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें कौन सा आपको लक्षण देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये व्यक्ति ना कम खाएगा, यानी ये शारीरिक भार में कमी लाने के लिए, यानी अपने वजन को कम करने के लिए बहुत कम खाता है, ठीक है। क्या करेगा, बहुत ही कम खाएगा। अगला क्वेश्चन, बुलिमिया नर्वोसा, जो बुलिमिया नर्वोसा से ग्रस्त व्यक्ति है जिसको ये प्रॉब्लम है, उसके अंदर क्या देखा जाएगा। तो जिसको ये समस्या होगी ना वो बहुत ज्यादा भोजन करेगा, यानी कि वो अत्यधिक भोजन करेगा। एक तरफ ऐसी बीमारी है जहां पे मतलब लोग कम खाते हैं, तो दूसरी तरफ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा के सामाजिक कारणों में शामिल हो सकता है, क्या हो सकता है। आप देखोगे परिवार या मित्रों के द्वारा क्या होता है, कभी कभी शरीर के आकार को लेकर मजाक बनाया जाता है। जैसे मान लो किसी का वजन ज्यादा है, तो परिवार के लोग या मित्र मजाक बना देते हैं, मोटू बोलेंगे, थलथला बोलेंगे, या मतलब कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जिससे उस व्यक्ति को बुरा लगता है। फिर वो क्या करता है, वो खाना खाना बंद कर देगा, वो खूब एक्सरसाइज करेगा, मतलब अपना वजन कम करने के लिए कोशिश करता है। अगला है कि महिला खिलाड़ियों में मासिक धर्म के दौरान होने वाला दर्द या बेचैनी को कम करने के लिए क्या सुझाव उपयुक्त है। मान लो कोई महिला खिलाड़ी है, उसके पीरियड है, पीरियड के दौरान उसको जो दर्द हो रहा है और बेचैनी जो है उसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। ऑप्शन है पूरी तरह से खेल गतिविधि से दूर रहना, या हल्की या मध्यम गतिविधि और उचित आराम सामंजस्य, ये बी ऑप्शन सही होगा। हल्की और मध्यम गतिविधि करनी है, एक उचित सामंजस्य होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि योग शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है, ठीक है। तो योग शब्द जो है ये संस्कृत भाषा से लिया गया है, ठीक है। तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग शब्द का अर्थ क्या होता है। योग का मतलब होता है मिलाना, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ना, आत्मा को परमात्मा से मिलाना, इस तरीके से मिलाना या जोड़ना। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, जोड़ना या मिलाना योग शब्द का अर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि योग का अभ्यास करने से कौन सा लाभ होगा। तो अगर हम योग का अभ्यास करेंगे, तो एक बार ऑप्शन को पढ़ते हैं, आपको अच्छे से पता लग जाएगा। केवल मानसिक स्वास्थ्य सुधरेगा नहीं, केवल शारीरिक स्वास्थ्य सुधरेगा नहीं, कोई लाभ नहीं होगा ये भी नहीं, तो आपका ए ऑप्शन सही है, यानी कि शारीरिक लाभ भी होगा, शारीरिक संतुलन भी ठीक होगा और मानसिक संतुलन भी ठीक होगा, यानी कि ए ऑप्शन अपना यहाँ पे क्या है, करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है कि योग करने से शरीर में कौन सा बदलाव आता है। तो अगर आप रेगुलर योग करते हो तो आपके शरीर में लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सारे पॉइंट नेगेटिव है, यानी शरीर कठोर हो जाता है, जकड़न बढ़ती है, कमजोर हो जाता है, नहीं ये सारे गलत है, ए ऑप्शन आपका ठीक है। अगला है कि ताड़ आसन करने से क्या लाभ होता है। ताड़ आसन जैसे कि आपने देखा था चैप्टर में, मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसका मतलब ज्यादातर जो लोग ताड़ासन करते हैं ना वो हाइट बढ़ाने के लिए करते हैं, यानी कि ये लंबाई को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला आसन है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम रेगुलर ताड़ासन करते हैं तो हमारे शरीर की हाइट बढ़ जाती है, शरीर मजबूत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मोटापे से बचाव के लिए कौन सा आसन लाभदायक नहीं है। अगर आप मोटापे वाले आसन को देखोगे उसमें बहुत सारे आसन दे रखे हैं, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा वज्रासन वहां पे आपको नहीं मिलेगा, बाकी सारे आसन आपको दिखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कटी चक्रासन जो है वो मुख्य रूप से कौन से अंग को प्रभावित करता है। तो इसमें मेनली हमारी कमर आती है और हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ये इसमें आती है, कनेक्ट होती है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पवन मुक्त आसन जो है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको गैस रिलीज पोज कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे पेट में गैस वगैरह बनती है, अगर हम पवन मुक्त आसन करते हैं तो इसको इससे गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो गैस रिलीज पोज इसको कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बताइए मत्स्यासन करने से शरीर की किस आकार का प्रतीत होता है। तो ये मछली जैसे आकार का हो जाता है शरीर, यानी कि मत्स्यासन करोगे तो मछली जैसा शरीर दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हल आसन जो शब्द है इसमें कौन सा यंत्र की बात की गई है। तो इसमें हल की बात की गई है, ठीक है। हल जो होता था वो जमीन को खोदने का, जोतने का काम करता था, तो इसमें हल की बात की गई है। नेक्स्ट है कि पश्चिमोत्तासन करने से हमारा जो शरीर है उसका कौन सा भाग ज्यादा प्रभावित होता है। तो आपको पता है शरीर का पिछला भाग। अगर आपने चैप्टर की वीडियो देखी होगी तो बहुत बड़ी वीडियो है, 1.5 घंटे की वीडियो होगी, बड़ा चैप्टर था ये, इसमें मैंने आपको सारे आसन बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि धनुरासन को करने से शरीर जो होता है वो किस आकार का हो जाता है। अगर धनुरासन करोगे तो हमारा शरीर धनुष के आकार का लगेगा, ठीक है, उस समय में, यानी कि जो पोज बनता है वो धनुष का पोज बनता है। सूर्य भेदन प्राणायाम जो है उसका संबंध सीधा किससे होता है, हमारी सूर्य नाड़ी से, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भुजंगासन जो है उसको भुजंगासन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। भुजंगासन जो होता है ये एक तरह से कोबरा पोज कहलाता है, ठीक है, सांप जैसी आकृति इसमें बन जाती है। नेक्स्ट है शवासन जो होता है उसका मुख्य लाभ क्या होता है। शवासन ना हमारे शरीर को कहीं ना कहीं रिलैक्स करता है, यानी कि विश्राम मिलता है। आप देखोगे कि जब हम कहीं से थक कर आते हैं, कोई काम करके आते हैं जिसमें हम बहुत थक जाते हैं, तो हम लेट जाते हैं, बिल्कुल एकदम शिथिल छोड़ देते हैं शरीर को, वो शवासन वाली मुद्रा हो जाती है, ठीक है। तो इससे हमारे शरीर को रिलैक्स फील होता है। नेक्स्ट है कि अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है उससे क्या लाभ होता है। एक बार ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो आप तुरंत ही कर दोगे। देखो फेफड़े कमजोर होंगे, क्या ये कमजोर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। शरीर में सुस्ती आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। मन अशांत होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी ये तीनों पॉइंट नेगेटिव है तो ये तीनों ही नहीं होंगे। एक पॉइंट पॉजिटिव है जो कि ए ऑप्शन है, ये सही है, यानी हमारे हृदय को मजबूत करता है, ठीक है। अगला है कि कपालभाति जो प्राणायाम है उसको करने से हमें कौन सी समस्या में लाभ होगा। तो पेट की चर्बी जो है वो घटेगी, यानी पेट की चर्बी को कम करेगा, ठीक है। पेट की चर्बी को जो फैट होता है, एक्स्ट्रा फैट, उसको ये कम कर देता है। नेक्स्ट है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या करता है। यह जो हमारा नाड़ी तंत्र होता है इसको शुद्ध करने का काम करता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है उष्ट्रासन को करने से शरीर की आकृति जो होती है, शरीर का पोज जो होता है वो कौन से जानवर के जैसा होता है। उष्ट्र का मतलब यहाँ पे क्या है, ऊंट से है, ठीक है। यानी कि हमारे शरीर जो है वो ऊंट के जैसा हो जाएगा, ऊंट के आकार जैसा लगेगा। और इस एक चीज याद रखना, इसको कैमल पोज कहा जाता है, ठीक है। हो सकता है पेपर में आ जाए कि इसको अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, तो इसको कैमल पोज के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हमारे तीसरे चैप्टर के क्वेश्चन। फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन पहला है, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो देखिए उनको हम दिव्यांग भी बोलते हैं और उनको हम CWSN भी कहते हैं, ठीक है। यानी ये दोनों ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, यानी कि बी और सी दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पैरालंपिक्स जो गेम्स है, ठीक है, इसकी शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी।
ऑप्शन ध्यान से देखो, 1952, 1960, 1972 या 1980, क्या है आपके हिसाब से सही आंसर? आप बता सकते हो। तो देखिए, ये वैसे 1960 में शुरू हुए थे, तो इसके अगर मैं सही आंसर की बात करूं तो बी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पहला जो पैरालंपिक्स खेल था ये कहाँ पे हुआ था? तो ये 1960 में शुरू हुए थे, और कहाँ पे हुआ था? रोम से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। तो रोम में शुरू हुआ था, तो आप सी ऑप्शन यहाँ पे बता सकते हो, रोम हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरालंपिक्स खेलों का जो मुख्यालय है, यानी जो इसका हेड क्वार्टर है, ये कहाँ पर है, ठीक है। ऑप्शन देखो, यूएसए में है, या वॉन जर्मनी में है, स्विट्जरलैंड में है, या फ्रांस में है। तो आप जानते हैं कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो वॉन जर्मनी में है, ठीक है। तो इसका वॉन जर्मनी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेशल ओलंपिक जो है इसकी जो शुरुआत है, ठीक है, ये किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन को आप ध्यान से देखो एक बार। तो अगर इसको ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आपका है 1948 भी दे रखा है, और 1958 भी दे रखा है, 1968 भी दे रखा है, और 1978 भी दे रखा है, यानी कि चार ऑप्शन अपने दे रखे हैं, ठीक है। तो ये सही आंसर जो इसका होगा, ये हुआ था 1968 में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बताइए, उस स्पेशल जो ओलंपिक है, ये जो खेल है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन में ध्यान से देखिए, यूनिस कैनेडी श्राइवर, या जॉन एफ कैनेडी, या अल्बर्ट आइंस्टाइन, या थॉमस एडिसन। तो देखो, ये यूनिस कैनेडी जो है श्राइवर, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्पेशल ओलंपिक भारत जो है, इसका गठन जो है वो किस वर्ष हुआ था, ठीक है। स्पेशल ओलंपिक भारत, इसका गठन कब हुआ था? ध्यान से देखना एक बार, ऑप्शन को देखते हैं। 1987 है, 1919 है, 2001 है, और 2005 है, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1987, यानी कि 1987 में हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्पेशल ओलंपिक भारत का राष्ट्रीय खेल महासंघ जो है, ये इसके रूप में इसको मान्यता कब मिली थी? ऑप्शन ध्यान से देखो, 1995, 2001, 2010 या 2015, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2001, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीफ ओलंपिक्स जो है, ठीक है, जो बधिरों के लिए जो ओलंपिक्स होते हैं, वो डीफ ओलंपिक्स जो है, इसका आयोजन जो है वो किस वर्ष शुरू हुआ था, ठीक है, किस वर्ष हुआ था? तो आप ऑप्शन को ध्यान से देखो, 1920, 1924, 1930, 1935। तो इसका सही आंसर होना चाहिए 1924, ठीक है, यानी कि 1924 में ये शुरू हुआ था, इसका आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पहला डीफ ओलंपिक्स जो है ये कहाँ पे हुआ था? ध्यान से देखो ऑप्शन को, बर्लिन, लंदन, पेरिस, या फिर न्यूयॉर्क, ठीक है। कहाँ पे हुआ था पहला? तो ये 1924 में हुआ था, ये तो हमें पता है, लेकिन ये पेरिस में हुआ था। और पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में, ठीक है। याद रखना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डीफ ओलंपिक में भाग लेने वाले जो खिलाड़ी होते हैं, उनकी जो बधिरता होती है, यानी कि उनको जो सुनाई नहीं देता है, ठीक है, वो कितने डेसिबल होना चाहिए? तो वो 55 डेसिबल होना चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 55 डेसिबल। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि जो विंटर डीफ ओलंपिक्स है, इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई? याद रखना, विंटर डीफ ओलंपिक्स बाद में आया था, पहले डीफ ओलंपिक्स होते थे, ठीक है, बाद में ही इसको जोड़ा गया था। तो ये आपको याद रखना है, ये इसका आंसर उससे अलग होगा। तो ऑप्शन क्या है? 1924, 1949, 1960 या फिर 1980? ध्यान से देखो। तो इसका सही आंसर यहाँ पे होना चाहिए 1949, क्योंकि शुरुआत तो पहले हो चुकी थी ना, लेकिन ये विंटर डीफ ओलंपिक्स बाद में जुड़ा है। तो 1949 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खेलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए वर्गीकरण जो होता है, उनको डिवाइड जो किया जाता है, वो किस आधार पे किया जाता है? ऑप्शन में है एज यानी आयु, जेंडर, या वेट, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि जब जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जब हम अलग करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो हम उसकी आयु को भी ध्यान में रखते हैं, उसके लिंग को भी ध्यान में रखते हैं, उसके वजन को भी ध्यान में रखते हैं। तो ये तीनों ही आपका सही है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, समावेशन का मतलब क्या होता है? समावेशन का मतलब होता है कि दिव्यांग और सामान्य बच्चों को समान अवसर प्रदान करना, ठीक है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, समावेशन से क्या लाभ होता है? समावेशन से लाभ ये होगा कि कहीं ना कहीं साथ में रहेंगे तो एक मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मसम्मान भी बढ़ेगा, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी, यानी संचार कौशल अच्छा हो जाएगा,
ठीक है, कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर तो ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो अपना आंसर यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। अगला है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों का क्या लाभ है। अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे शारीरिक गतिविधियों में जुड़ेंगे तो उनकी हेल्थ सही हो जाएगी, यानी कि उनकी फिटनेस अच्छी हो जाएगी, आत्मसम्मान में वृद्धि होगी, बिल्कुल करेक्ट है। कहीं ना कहीं उनका जो डिप्रेशन है, तनाव है, उसमें भी कमी आएगी। तो अपना उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि सारे ही ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। अगला है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। ये मैंने चैप्टर में भी पढ़ाया था और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। सेम क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसको देख लेते हैं। एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। पूर्व डॉक्टरी जांच बिल्कुल करनी चाहिए। रूपांतरित उपकरण यानी कि मॉडिफाइड जो उपकरण होते हैं वो भी हो जाएगा। एक अच्छा वातावरण देना ये भी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि डीफ ओलंपिक्स जो होता है, इसमें प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी जो होता है उसको क्या करने की अनुमति नहीं होती है। तो ऑप्शन ध्यान से देखिए, उसे सुनने वाले उपकरण का उपयोग करना, या झंडे का प्रयोग देखना, या खेल में भाग लेना, या हाथ से इशारे करना। ठीक है, उसको सुनने वाले उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी बिल्कुल भी इसकी परमिशन नहीं होगी। वो किसी भी प्रकार का सुनने वाला यंत्र इस्तेमाल में नहीं ला सकता है। ठीक है, नहीं कर सकता है उसका इस्तेमाल, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन है कि संतुलित आहार यानी कि जो बैलेंस डाइट होती है वो क्या होती है। तो देखिए, बैलेंस डाइट एक ऐसा आहार है जिसमें सभी जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं आपको सही मात्रा में मिल जाए, तो वो बैलेंस डाइट होती है, यानी कि बी ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, फिर पोषण क्या होता है, पोषण का क्या मतलब होता है। तो देखिए, भोजन को पचाने, उसको अवशोषित करने और उसको उपयोग करने की जो प्रक्रिया है, इसको हम न्यूट्रिशन या फिर पोषण कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपका आंसर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो, पोषक तत्व जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मैक्रो और एक होते हैं माइक्रो, जो कि हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि जो मैक्रो पोषक तत्व हैं वो कौन से होते हैं। देखो, मैक्रो पोषक तत्व वो पोषक तत्व होते हैं जिसकी हमारे शरीर में ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे कि आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, ये सब आपके क्या है, माइक्रो है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी ये मैक्रो है। और माइक्रो कौन से होते हैं, जो कम होते हैं, जिसकी आवश्यकता हमको कम होती है। आगे उसका भी क्वेश्चन है, इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो अपने को कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, कितनी कैलोरी एनर्जी मिलेगी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आपको 4 कैलोरी मिलने वाली है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारा, इसका मुख्य कार्य होता है कि हमारे शरीर को एनर्जी मिल जाए। ठीक है, अपने शरीर को एनर्जी देना इसका मुख्य कार्य होता है। अगला है कि जटिल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण आपको बताना है। तो जो स्टार्च होता है ना, ये जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम अगर हम फैट लेते हैं, यानी कि वसा लेते हैं। देखो, फैट में कैलोरी अपने को ज़्यादा मिलती है, याद रखना। जब हम फैट लेंगे तो कैलोरी ज़्यादा मिलेगी, यानी कि 1 ग्राम वसा में आपको अप्रोक्स 9 कैलोरी मिल जाती है, यानी कि 9 कैलोरी के आसपास मिलेगी। नेक्स्ट है कि जो प्रोटीन होता है इसका मेन कार्य क्या होता है। तो प्रोटीन जो होता है, जो हमारे शरीर में जो ऊतक होते हैं, उन ऊतकों को बनाता भी है। अगर ऊतक में टूट फूट होती है तो मरम्मत भी करता है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, उन नए ऊतकों को निर्माण करना और उनकी मरम्मत वगैरह करना। प्रोटीन के सोर्स क्या होते हैं, यानी मेन सोर्स क्या है प्रोटीन का, कहाँ से अपने को प्रोटीन मिलेगा। तो अगर आप दाल लेते हैं, साबुत दाल, तो प्रोटीन मिलेगा। मांस में प्रोटीन होता है, दूध में भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ उसके सोर्सेज हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि जो वसा होता है, यानी जो फैट होता है, उसका क्या कार्य होता है। तो फैट जो होता है हमारे शरीर के अंगों की सुरक्षा के लिए काम करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। सूक्ष्म पोषक तत्व, ये मैंने आपको बताया था ना कि दो तरह के पोषक तत्व होते हैं, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। माइक्रो जिसकी आवश्यकता अपने को कम होती है। तो माइक्रो में क्या क्या आ जाएगा आपका, विटामिन और खनिज। ये जो विटामिन और खनिज होते हैं इसकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है, लेकिन कम होती है। ठीक है, अगला है कि शरीर में कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या होता है। देखो, कैल्शियम अगर हमारे शरीर में होगा तो हमारी हड्डी को मजबूत करेगा, हमारे दांतों को मजबूत बनाएगा। आप कहते हो ना कि कैल्शियम होना चाहिए, क्यों होना चाहिए कैल्शियम। बच्चों को दूध वगैरह कैल्शियम वाली चीज़ें क्यों देते हैं ज़्यादातर, इसलिए देते हैं ताकि उनकी हड्डियाँ मजबूत हो सकें। ठीक है,
अगला है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। देखो विटामिन दो तरह के होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं और एक आपके वसा में घुलनशील होते हैं। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, जल में। तो जल में कौन से घुलनशील होते हैं, तो विटामिन बी और सी, यानी विटामिन बी और विटामिन सी को अगर हम जल में डालते हैं तो वो उसमें घुलनशील रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि खनिज लवण की कितनी मात्रा शरीर को चाहिए। तो खनिज चाहिए अपने शरीर को, लेकिन बहुत कम मात्रा में चाहिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बहुत कम मात्रा में चाहिए, है ना। अगला है कि भोजन असहनशीलता क्या होता है। ठीक है, फूड इंटॉलरेंस, यानी जब अपने शरीर में एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स की अगर कमी होने लग जाए तो इसको हम भोजन असहनशीलता की कैटेगरी में मानेंगे। नेक्स्ट है कि अच्छा बीएमआई कितना होना चाहिए, यानी कि एक आदर्श बीएमआई कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो हमने पढ़ा था ना 18.5 से लेके 24.9 तक, कई जगह पे, कुछ जगह पे ये 19 से लेके 25 भी लिखा होता है। ठीक है, और कई जगह पे ये आपको अलग अलग मिल सकता है। तो देखो यहाँ पे देखो 10 से 15 बिल्कुल बेकार है, ये तो नहीं होना चाहिए। 30, 35, 40 ये तो बहुत बेकार है। 19 से 25 यहाँ पे परफेक्ट है। अब मान लो पेपर में 1925 की जगह आपको इस तरीके से लिखा मिले 18.5 और 24.9, अगर ये ऑप्शन ना होता, उसकी जगह ये ऑप्शन होता, तो ये भी आपका ठीक हो जाता। ठीक है, तो ये इसके अप्रोक्स में होता है। नेक्स्ट है कि भार नियंत्रण के लिए कौन सा तरीका सही है, यानी कि मान लीजिए आप वजन कम करना चाहते हैं, अपने शरीर से फैट को कम करना चाहते हैं, तो क्या तरीका आपके लिए बेस्ट है। तो देखो उसके लिए दो काम करने हैं, एक तो एक्सरसाइज करनी है रेगुलर, और दूसरा एक बैलेंस डाइट लेनी है। ठीक है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन डाइट अच्छी नहीं लेते, डाइट को गलत तरीके से लेते हैं, या डाइट कुछ लोग कंट्रोल करते हैं पर एक्सरसाइज नहीं करते, तो दोनों ही गलत है। यानी आपको दोनों चाहिए, आपको एक्सरसाइज भी चाहिए और डाइट भी चाहिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन ठीक है। खेल पोषण का क्या महत्व होता है। देखो खेल पोषण का मतलब होता है खेल में प्रदर्शन में सुधार होना, शरीर को मजबूत बनाना, थकान से उबरने में सहायता करना, तीनों ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि खिलाड़ियों के लिए कौन सा आहार महत्वपूर्ण है। तो खिलाड़ियों के लिए संतुलित आहार जिसमें सभी पोषक तत्व हों, बिल्कुल ठीक है। केवल कार्बोहाइड्रेट वाला गलत हो जाएगा, केवल फैट और तेल वाला गलत हो जाएगा, केवल पानी और जूस वाला गलत हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा बैलेंस डाइट जिसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हो। ठीक है। अगला है कि खेलों के दौरान पानी की कमी से बचने के लिए क्या करना चाहिए। सोचो क्या करना चाहिए, ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ठीक है, या पानी से परहेज करना चाहिए। परहेज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, अधिक पानी पीना चाहिए, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। केवल जूस गलत है, केवल ठोस गलत है, और पानी से परहेज गलत है, यानी तीनों ऑप्शन गलत है, लेकिन ए ऑप्शन आपका सही है, पानी हमको ज़्यादा पीना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट का उद्देश्य क्या है। यानी ये जो खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट होता है इसका क्या उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ये आपको बताना है। तो इसका उद्देश्य होता है कि स्कूल में जो स्टूडेंट होते हैं उनकी फिटनेस जो होता है उसका आकलन करना। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, हमने पढ़ा हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि बताइए खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट किन कक्षाओं के लिए लागू होता है। तो आपने देखा था ना कि ये 1 से लेके 12 कक्षाओं तक लागू होता है, और इसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया था, हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कक्षा 1 से लेके 3, यानी कि जब बच्चा 5 साल से लेके 8 साल की उम्र का होता है, इस उम्र में छात्रों के लिए कौन से फिटनेस टेस्ट किए जाते हैं। तो आपने देखा था कि बीएमआई किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। प्लेट टैपिंग टेस्ट किया जाता है, ये भी ठीक है। यानी कि यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कक्षा 4 से लेके 12 तक, यानी कि बच्चे की एज हो जाती है 9 साल से लेके 18 साल के बीच में, तो इस समय में जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कौन से फिटनेस टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो देखो अगर बच्चा उसकी एज 4 साल से 12 साल, मतलब वो उसकी एज 9 साल से 18 वर्ष के बीच में हो गई, यानी कि कक्षा 4 से लेकर 12 के बीच में वो पढ़ता है, तो बीएमआई कराना है। 600 मीटर की दौड़ कराई जा सकती है, पुशअप कराया जा सकता है, सिट एंड रीच टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट उसमें कराए जा सकते हैं, तो ये आपके लिए ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आगे चलते हैं। बीएमआई जो होता है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इससे व्यक्ति का सही वजन और उसकी हाइट के अनुसार उसका वजन वगैरह जो है वो ठीक है या नहीं, इसको देखा जाता है। यानी कि व्यक्ति का वजन उसकी हाइट के अनुसार सही है या नहीं, इसको मापने के लिए बीएमआई कराया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट जो होता है ये किस क्षमता को मापता है। तो ये हमारा जो शरीर होता है उसमें जो संतुलन होता है, यानी बैलेंस की क्षमता को मापता है। ठीक है, बैलेंस क्षमता को मापने के लिए कराया जाता है। अगला है कि बताइए फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट में कितने सेकंड तक संतुलन बनाए रखना होता है। तो इसमें 60 सेकंड तक अपने को संतुलन बनाना होता है। ठीक है, यानी कि 1 मिनट
अगला है प्लेट टैपिंग टेस्ट का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे हाथों की गति और हमारा जो समन्वय है इसकी कैपेसिटी को मापना। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अगला है कि बताइए सिट एंड रीच टेस्ट किस चीज़ को मापता है। तो यह हमारे शरीर में जो लचीलापन होता है इसको मापता है। देखिए होता क्या है कि जब ज़्यादातर हमारी उम्र बढ़ती है तो हमें बैठने में, उठने में, गाड़ी में बैठने में ज़्यादातर दिक्कतें होती हैं, यानी हमारे शरीर में लचीलापन कम होने लगता है। तो इसीलिए इसको सिट एंड रीच परीक्षण को कराया जाता है। ठीक है, अगला है कि सिट एंड रीच टेस्ट की जो प्रक्रिया है सबसे पहले किसके द्वारा लाई गई थी। तो ये वेल्स और डिलन जो हैं इनके द्वारा लाई गई थी। बी ऑप्शन हो जाएगा। पुशअप टेस्ट जो होता है वो किस चीज़ को मापता है। तो यह हमारा जो ऊपरी शरीर की जो ताकत होती है, हमारी जो सहन शक्ति होती है, इसको मापने के लिए पुशअप कराए जाते हैं। लड़कियों के लिए संशोधित जो पुशअप होते हैं उसमें क्या बदलाव किया जाता है। देखो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि लड़कियां जो होती हैं वो घुटने को ज़मीन पे टिका सकती हैं, यानी कि हमारा जो शरीर है, हमारे जो घुटने हैं वो ज़मीन पे टिका के फिर ये वाली पुशअप की जाती है। ठीक है, तो इसको संशोधित पुशअप कहा जाता है। अगला है कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है। तो ये जो हमारा हार्ट बीट होती है, हार्ट और जो फेफड़ों की क्षमता है इसको मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के लिए व्यक्ति को कितने मिनट तक लगातार कदम बढ़ाने चाहिए। तो हमेशा 5 मिनट। ठीक है, ये जो माना जाता है इसको कहा जाता है कि 5 मिनट तक हमको लगातार करना चाहिए। ठीक है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो होता है। अगला है चेयर सीट एंड रीच टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है। तो ये वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं उनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी को मापता है कि हमारे शरीर में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। जॉनसन मैथनी जो मोटर एडुकेबिलिटी टेस्ट है ये किस वर्ष लाया गया था। तो ये 1932 में आया था, 1932 में। ठीक है, अगला है कि बताइए जॉनसन मैथनी टेस्ट का मेन उद्देश्य क्या होता है। तो हमारी जो न्यूरोमस्कुलर और स्किल होती है इसको मापने का काम करता है। ठीक है, कि हमारी जो न्यूरोमस्कुलर जो कौशल है वो कैसा है उसको देखा जाता है। अगला है कि जॉनसन मैथनी टेस्ट जो है इसमें कुल कितने आइटम शामिल किए थे। तो इसमें टोटल 10 आइटम शामिल किए गए थे। ठीक है, जॉनसन मैथनी जो टेस्ट है इसमें कौन सा कौशल शामिल है। तो इसमें ये सारे हैं, क्योंकि इसमें फ्रंट रोल भी होता है, हमने चैप्टर में पढ़ा था, जंपिंग फुल टर्न भी होता है और बैक रोल भी होता है। ठीक है, हाफ टर्न वगैरह भी हमने पढ़ा हुआ था, तो ये सारे ही हो जाएंगे, तो आप इसको देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि बताइए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के स्कोर को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है फिजिकल एफिशिएंसी इंडेक्स। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर 6 था ये कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। क्वेश्चन आपके सामने है कि शारीरिक पुष्टि के घटक कौन से हैं। तो कैसे हम किसी को फिजिकली फिट कह सकते हैं। जो शक्तिशाली होगा यानी शक्ति होगी, ठीक है, लचीलापन भी बिल्कुल ठीक है, अगर उसमें सहन क्षमता और गति है तो भी ठीक है, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मांसपेशियों का जो हमारा आकार होता है, जो मसल्स का साइज होता है, वो किस घटक को प्रभावित करता है। तो ये हमारी शक्ति को प्रभावित करता है। अगर मसल्स का साइज अच्छा होगा तो हमारी शक्ति भी अच्छी होगी। ठीक है, अगला है कि बताइए अधिक भार वाले व्यक्ति और हल्के जो भार वाले व्यक्ति है इसकी तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं, यानी कि जिनका वजन ज़्यादा होता है वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो मसल्स होती है ना, उसकी मांसपेशी होती है, उसका विकास ज़्यादा हो रखा होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार, मांसपेशियों में जो सफ़ेद जो तंतु होते हैं वो किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये शक्ति और गति के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, और यहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं कि मांसपेशियों में जो लाल तंतु होते हैं वो किस लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये सहन शक्ति के लिए होते हैं। ठीक है, तो दोनों आपको पता होना चाहिए, पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, इसको प्रभावित करने वाला जो मुख्य कारक कौन सा होता है। तो इसमें हमारा जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स की जो बनावट होती है ये इसको मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं कि हमारे शरीर के जो जॉइंट्स हैं उसकी बनावट किस प्रकार की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बताइए लचीलापन में वृद्धि किसके द्वारा हो सकती है। तो लचीलेपन में वृद्धि, हम लचीलापन शरीर में कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर हम सही एक्सरसाइज करें तो लचीलापन बढ़ेगा, यदि हम ट्रेनिंग लें तो लचीलापन बढ़ेगा, यानी कि एक्सरसाइज और ट्रेनिंग दोनों जरूरी है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में जो चोट होता है, चोट लग जाती है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। आप सोचो अगर आपकी मांसपेशी में चोट लग जाए तो क्या होगा, आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि हमारे शरीर में लचीलापन कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खेल चोटें कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए कई प्रकार की होती है, जैसे कोमल ऊतक हो गई, कठोर ऊतक हो गई, जोड़ों की चोट हो गई, हड्डी की चोट हो गई, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि जो जॉइंट होते हैं यानी जो जोड़ होते हैं, जोड़ों का विस्थापन का क्या मतलब होता है। देखो, जोड़ों का विस्थापन का मतलब होता है कि जो हड्डियां होती हैं वो अपने स्थान से हट जाती है। हमारा जो जॉइंट होता है वहाँ पे जो हड्डी होती है, अगर वो अपने स्थान से हटकर किसी दूसरे स्थान पे हो जाए, ऊंचा नीचा हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट का विस्थापन या जोड़ों का विस्थापन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अस्थि भंग यानी कि जो फ्रैक्चर होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो हमने चैप्टर में 5 प्रकार के फ्रैक्चर के बारे में पढ़ा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तिरछा अस्थिभंग ये क्या होता है। तो तिरछा अस्थिभंग मतलब हड्डी तिरछे रूप से टूट जाती है। ठीक है। तो यानी जब हड्डी विकर्ण यानी तिरछी दिशा में टूटे तो उसको तिरछा अस्थिभंग कहा जाता है। अगला है बहुखंड अस्थिभंग क्या होता है, यानी जब मान लीजिए हड्डी जो होती है वो 2 या 2 से ज़्यादा टुकड़े में टूट जाए, यानी 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में अगर हड्डी टूटती है तो उसको क्या बोलते हैं, बहुखंड अस्थिभंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था के कारण शारीरिक दक्षता में कमी क्यों आती है, यानी जब हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे शरीर की जो दक्षता होती है उसमें कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे शरीर में पोषण की कमी होने लग जाती है। पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। आनुवंशिक प्रभाव भी होने लग जाते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। हड्डी और मांसपेशियों की कमजोरी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हड्डी और मांसपेशी बूढ़े लोगों की कमजोर हो जाती है। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या होगा, उपरोक्त सभी। अगर आपने डी ऑप्शन सोचा है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि वृद्धावस्था में यानी बुढ़ापे में सबसे पहले कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है। तो देखिए, जब शरीर बूढ़ा होता है, व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है, तो सबसे पहले उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था में मांसपेशी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप सभी जानते हैं कि मांसपेशियों का जो वजन होता है वो कम होने लग जाता है और ताकत भी कम हो जाती है, यानी कि मसल्स कमजोर होने लग जाती है। ठीक है, वृद्धावस्था में। नेक्स्ट है कि बताइए वृद्धावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो कैल्शियम और प्रोटीन की जरूरत ज़्यादा होती है बुढ़ापे में, ये आपको याद रखना है। और ज़्यादातर लोगों में कैल्शियम की कमी हो जाती है बूढ़े व्यक्तियों में, इसीलिए उनकी हड्डियाँ कमजोर हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था में अस्थि घनत्व यानी जो बोन की डेंसिटी होती है वो कम होने लग जाती है, उसका कारण क्या है। तो उसमें क्या होता है, बुढ़ापे में हार्मोन में परिवर्तन आते हैं। ठीक है, इसकी वजह से होता है। और फिर पोषण तत्व की भी कमी होने लग जाती है, ये भी एक रीज़न है इसके पीछे। अगला क्वेश्चन है कि बताइए उम्र बढ़ने के कारण जो हमारा पाचन तंत्र होता है, ठीक है, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारा पाचन एंजाइम होते हैं ये कम होने लगते हैं, जिससे कि खाना पचता नहीं है। और HCl जो होता है इसमें भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये दोनों ही कमियां हो जाती हैं, आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। तो देखो, आनुवंशिकता भी प्रभावित करती है, हमारा पर्यावरण हमारा भोजन भी प्रभावित करता है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो कारण हैं ये आपके हो जाएंगे इसमें। क्वेश्चन है कि जीव यांत्रिकी यानी कि बायोमैकेनिक्स जो होता है वो क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे जो शरीर की जो गति होती है उसको प्रभावित करने वाले जो आंतरिक और बाहरी जो शक्ति होता है उसका अध्ययन करने को हम जीव यांत्रिकी या फिर इसको हम बायोमैकेनिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि जीव यांत्रिकी जो होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे जो शरीर की गति है उसको समझा जाए और उसमें सुधार लाया जाए, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि खेलों में जीव यांत्रिकी का क्या लाभ होता है। तो देखो, ये इसके बहुत सारे फायदे हैं। इससे चोट को रोकने में मदद मिलेगी, बिल्कुल ठीक है। हमारा जो परफॉर्मेंस है उसमें सुधार आएगा, ये भी ठीक है। उपकरण और तकनीक को भी सुधारेगा, तो यानी अपना डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहते हैं। तो इसको जड़ता का नियम कहा जाता है। ठीक है, ये पहला नियम है, न्यूटन की गति का पहला नियम जड़ता का नियम कहलाता है। जड़ता का नियम क्या बताता है हमको, ये कहता है कि कोई वस्तु तब तक अपनी वर्तमान स्थिति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल आकर नहीं कार्य करेगा, उस पर नहीं लगेगा। ठीक है, ये हमने चैप्टर में एग्जाम्पल के साथ भी पढ़ा हुआ था, वो फुटबॉल वाला एग्जाम्पल पढ़ा था ना, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कि न्यूटन की जो दूसरा नियम था उसके बारे में बताइए। तो जो त्वरण का नियम होता है इसको न्यूटन का सेकंड नियम बताया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि न्यूटन के जो दूसरा नियम है इसके अनुसार जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या है। तो उसका फॉर्मूला ये होता है बल बराबर द्रव्यमान मल्टीप्लाई त्वरण। ठीक है, नेक्स्ट है कि न्यूटन के तीसरे नियम को किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम प्रतिक्रिया के नियम से जानते हैं, यानी कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, अगला है कि न्यूटन के जो तीसरा नियम है इसके अनुसार जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वो क्या उत्पन्न करता है। तो देखो, आपको पता है कि वो विपरीत दिशा में समान बल, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम पानी में तैरते हैं तो जब हम अपने हाथों से पानी को पीछे की तरफ ढकेलते हैं तो अपना शरीर आगे की तरफ जाता है। ऐसे हमने रॉकेट के एग्जाम्पल में भी देखा था,
तो आप ये बता सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट के उड़ने का कौन सा नियम है, तो ये भी न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, क्योंकि जब कोई रॉकेट होता है, जब वो उड़ता है तो उसके पीछे से जो आग निकलती है, गैस निकलती है, वो पीछे की तरफ जाती है, तब रॉकेट आगे की तरफ धकेला जाता है, ठीक है। फिर संतुलन जो होता है कितने प्रकार का होता है, हमने पढ़ा था 2 प्रकार के संतुलन होते हैं, ठीक है। स्थिर संतुलन का एग्जांपल आपको देना है, तो स्थिर संतुलन में क्या होता है, जैसे कोई शीर्षासन कर रहा हो तो वो बिल्कुल स्थिर अवस्था में होता है, तो उसको स्थिर संतुलन कहा जाएगा। और गतिशील संतुलन क्या होता है भाई, मान लो कोई गतिमान स्थिति में, जैसे कोई साइकिल चला रहा है, साइकिल चलाते वक्त भी उसका बैलेंस बनाए और वो गति भी कर रहा है, तो वो गतिशील संतुलन हो जाएगा। स्थिर संतुलन को बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है, तो इसके लिए मेन माना जाता है कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो है उसको नीचे रखना और व्यापक आधार बनाना। आपने देखा होगा जब कुश्ती वगैरह में जब खिलाड़ी होते हैं तो वो अपने पैरों को चौड़ा कर लेते हैं ताकि एक बड़ा आधार बने, जिससे कि उनका बैलेंस बना रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि घर्षण क्या होता है। घर्षण देखो, जब 2 वस्तु संपर्क में आती है तो उससे जो बल उत्पन्न हो रहा है उसे घर्षण कह रहे हैं। खेलों में घर्षण का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो खिलाड़ियों को पकड़ बनाने में मदद करता है। जो रैकेट पकड़ा जाता है बैडमिंटन खेलते वक्त या टेनिस खेलते वक्त, तो कहीं ना कहीं घर्षण की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। फिर गति में भी सहायक होता है, ये कंट्रोल को बनाए रखने में भी सहायक होता है, यानी कि तीनों ही सही है इसमें, ठीक है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा अपना आंसर। अगला है कि स्थिर घर्षण, जिसको स्टैटिक फिक्शन कहा जाता है, इसका एग्जाम्पल आपको बताना है। तो जो दौड़ने की जो शुरुआत की स्थिति होती है, देखो एकदम से जब दौड़ते हैं तो हमारी जो शुरू की पोजीशन होती है, शुरू के 1-2 कदम होते हैं, इसको हम कह सकते हैं स्थिर घर्षण। गतिशील घर्षण जो डायनेमिक फिक्शन होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार बताए हुए हैं इसके। रोलिंग घर्षण का उदाहरण आपको बताना है, तो देखो हिट करने पर मैदान में कोई लुढ़कती हुई गेंद, मान लो मैदान में कोई गेंद है उसको किसी ने हिट करा तो लुढ़क रही है, तो वो रोलिंग घर्षण हो जाएगा, ठीक है। घर्षण के लाभ क्या होते हैं, घर्षण से किसी वस्तु को स्थिर बनाए रखने में फायदा होता है, खिलाड़ी को पकड़ को मजबूत करता है, खेल में गति और नियंत्रण में मदद करता है, यानी उपरोक्त सभी सारे ही ठीक है अपने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 9 के क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व शब्द यानी कि जो पर्सनैलिटी होता है वो किस भाषा से लिया गया है। ऑप्शन में है ग्रीक, लैटिन, संस्कृत या अंग्रेजी। अगर आपने चैप्टर की वीडियो को बहुत ध्यान से देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। तो अपना यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि परसोना शब्द से निकला है पर्सनैलिटी, तो ये जो परसोना शब्द होता है इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, आत्मा, मुखौटा, चरित्र या फिर व्यवहार। तो ये होता है मुखौटा, क्योंकि देखो हमारी पर्सनैलिटी जो होती है ना वो हमारा मुखौटा होती है, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व के आधार पर ही लोग हमको जज करते हैं। तो हमारी पर्सनैलिटी एक तरह से हमारा मुखौटा है जिसको लेकर हम समाज में निकलते हैं, जिस प्रकार हमारा सामाजिक व्यवहार होता है, ठीक है। सिंपल बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जो पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। एक विद्वान है जिनका नाम है जंग, इनके अनुसार आपको बताना है। तो इन्होंने कहा था कि व्यक्तित्व जो होता है, पर्सनैलिटी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। और 3 प्रकार की कौन सी होती है, जिसमें हमने इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी पढ़ा था, ठीक है, बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट पढ़ा था, उभयमुखी भी पढ़ा था जिसमें दोनों प्रकार के गुण होते हो। आपको चैप्टर में पढ़ाया हुआ है अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है। तो 3 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्मुखी यानी कि जो एक्सट्रोवर्ट होता है उसका लक्षण नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो एक्सट्रोवर्ट होगा ना, जो व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट होगा वो शर्मीला नहीं होगा। शर्मीला कौन होता है, जो इंट्रोवर्ट होता है, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट कॉन्फिडेंस वाला व्यक्ति होगा, खुलकर बोलेगा, जिंदा दिल होगा, लेकिन वो शर्मीला नहीं होगा। तो हमको यही तो पहचानना था, देखो क्या लिखा है, कौन सा लक्षण नहीं है, तो आपको क्या बताना है, वो शर्मीला नहीं होता, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उभयमुखी जो व्यक्ति होता है वो उसका क्या मतलब होता है। तो उभयमुखी व्यक्ति कौन होते हैं, जो पूरी तरह से बहिर्मुखी हो, गलत है। जो पूरी तरीके से अंतर्मुखी हो, ये भी गलत है। जिसमें बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों के कुछ लक्षण हो, ये सही है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों के कुछ लक्षण हो उसको हम कह सकते हैं उभयमुखी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए जो प्रेरणा शब्द है, ठीक है, ये प्रेरणा को हम इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। जो मोटिवेशन जो है ये किस भाषा से लिया गया है, तो ये भी आपका लैटिन भाषा है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बताइए प्रेरणा के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं। तो आपने मैंने चैप्टर में आपको बताया था कि प्रेरणा 2 प्रकार की होती है। एक होती है आंतरिक, ठीक है, एक आंतरिक प्रेरणा और एक होती है बाहरी प्रेरणा।
ये मैंने आपको एग्जाम्पल से भी बताए थे, आगे इसके एग्जाम्पल भी हैं तो उससे भी हम समझ जाएंगे। तो ये इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी कार्य को करता है तो उसे क्या कहते हैं, यानी उसका अंदर से मन कर रहा है उस कार्य को करने से, कोई बाहर से उसको दबाव डाल के वो काम नहीं करवा रहा है, उसकी अंदर से इच्छा है। तो जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई काम करता है ना, तो उसको आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल बिल्कुल। अगर कोई छात्र इसलिए पढ़ाई करता है क्योंकि उसको आनंद आता है, तो वो किस प्रकार की प्रेरणा है? भाई ये भी आंतरिक प्रेरणा है, क्योंकि उसको मजा आ रहा है उस काम को करने में, वो कर रहा है, तो उसको कोई बाहरी दबाव थोड़ी है, तो ये भी आंतरिक हो जाएगा। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन है, बाहरी प्रेरणा का कौन सा उदाहरण सही है? अब देखो, कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करता है, कोई व्यक्ति पढ़ाई इसलिए करता है क्योंकि उसको माता पिता से इनाम मिलेगा, बी ऑप्शन। अगर कोई व्यक्ति इसलिए पढ़ाई कर रहा है कि उसको उसके मम्मी पापा माता पिता जो हैं वो उसको इनाम देंगे, तो ये बाहरी प्रेरणा है। और इसमें बाहरी प्रेरणा का सही उदाहरण आपसे पूछा है तो बी हो जाएगा ना, तो ये करेक्ट है। आगे चलते हैं। व्यायाम पालन क्या होता है? व्यायाम पालन का मतलब है बिना किसी बाहरी प्रेरणा के व्यायाम शुरू करना और उसको कंटिन्यू रखना। कई बार क्या होता है, हम जिम जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं। ये नहीं, अगर आप जिम जाते हो और रेगुलर जाते रहते हो तो इसे व्यायाम पालन कहा जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से व्यायाम का कौन सा लाभ नहीं है? मतलब एक्सरसाइज करने से क्या लाभ नहीं होगा ये पूछा हुआ है। चिंता में वृद्धि होना, आत्मसम्मान में वृद्धि होना, शरीर में लचीला और सुडौल होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ना। ठीक है, ये बी ऑप्शन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, चिंता में वृद्धि होना। क्योंकि देखो, एक्सरसाइज करोगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, सब जानते हैं, आत्मसम्मान में वृद्धि होगी, शरीर और लचीला सुडौल बनेगा, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन चिंता बढ़ेगी एक्सरसाइज करने से, ये थोड़ा सा मतलब सही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि आक्रामकता का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन में है दूसरों की मदद करना, दूसरों को शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाना, शांतिपूर्ण वातावरण बनाना। देखो बी ऑप्शन हो जाएगा, दूसरों को नुकसान पहुंचाना। आक्रामकता में क्या होता है? नुकसान पहुंचाया जाता है ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आक्रामकता का प्रकार नहीं है? अब इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, शत्रुतापूर्ण आक्रामकता, सहायक आक्रामकता, मनोवैज्ञानिक आक्रामकता। ठीक है, और आगे है मुखर व्यवहार आक्रामकता। अगर आपको याद हो, मैंने चैप्टर के अंदर आपको करा रखा है, तो मनोवैज्ञानिक आक्रामकता इसमें नहीं था, बाकी ये सारे हमने इसमें पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन को हम हटा देंगे यहाँ से। अगला है कि मुखर व्यवहार आक्रामकता का विशेषता क्या होती है? शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना, नियमों का पालन करना, हिंसात्मक गतिविधि में संलिप्त रहना, या आक्रामक भाषा का उपयोग ना करना। सोचो इसका क्या हो सकता है? तो ये भी हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका, वो इसमें होगा नियमों का पालन ना करना, क्योंकि हमने नियमों का पालन ना करना वाला उसमें सपोर्टिंग से पढ़ाया था, तो उसमें आपको बता रखा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि सहायक आक्रामकता की जो पहचान है वो क्या है? ठीक है, सहायक आक्रामकता की पहचान क्या है? तो इसमें ऑप्शन में है जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाना, अनजाने में दूसरों को चोट लगा देना, ठीक है, या नियमों को तोड़ देना, या फिर मौखिक हिंसा को करना। तो इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है, सहायक आक्रामकता में मतलब खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहता है और बेस्ट परफॉर्मेंस देने के चक्कर में गलती से यानी अनजाने में कभी कभी दूसरों को चोट लग जाती है, यानी दूसरों को चोट लगा देता है। मतलब कहने का मतलब है उसका अंदर से कोई ऐसा उद्देश्य या उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था जिसमें वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोच रहा हो, ठीक है, लेकिन गलती से उससे हो जाती है, तो ये क्या बोलते हैं इसको, अनजाने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आक्रामकता को कैसे कम किया जा सकता है? क्या चीजें की जाए? तो शाबाशी दे सकते हैं, तनाव प्रबंधन करना, खेल के महत्व को समझाना, उपरोक्त सभी, यानी कि सभी सही है इसमें, तीनों ऑप्शन हम दे सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो खिलाड़ी अत्यधिक आक्रामकता दिखाए उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? अगर कोई नहीं मान रहा है बार बार तो उसको दंडित किया जाना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उसको हम क्या कर सकते हैं, सजा दे सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन है कि कोच जो होता है, कोच को कैसा व्यवहार रखना चाहिए? कोच का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो उसका व्यवहार होना चाहिए शांत। अगर कोच खुद शांत होगा तो उसके जो जिनको वो ट्रेनिंग दे रहा है वो भी मतलब एक अच्छा व्यवहार कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सी ऑप्शन लगाना है, तो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 9 हो जाता है। पहला प्रश्न है कि बताइए खेलों में प्रतिभा की पहचान का क्या अर्थ होता है? खेलों में प्रतिभा की पहचान का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, युवा खिलाड़ियों में जो टैलेंटेड खिलाड़ी होते हैं उनकी खोज करना, इसको हम कहेंगे प्रतिभा की पहचान। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे हैं कि खेलों में प्रतिभा पहचान का प्रमुख लाभ क्या होता है? तो भाई अगर मान लो खेलों में प्रतिभा की सही समय पे पहचान हो जाएगी
तो उससे ये फायदा होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे जो मेडल होता है, ठीक है, अवार्ड होता है, उसको जीतने की संभावना बढ़ जाएगी अगर पहले से ही पता लग जाएगा, क्योंकि टाइम मिल जाएगा ट्रेनिंग वगैरह देने का। तो बी ऑप्शन, ए ऑप्शन हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए खेलों में प्रतिभा की जो पहचान है, इसके लिए कौन सा मापदंड जरूरी है, ठीक है, किस तरीके से देखा जाए। तो खिलाड़ियों की जो शारीरिक संरचना होती है, इसको भी देखा जाता है, तकनीकी समझ भी देखी जाती है कि वो खेल के बारे में टेक्निकल क्या नॉलेज उसको है या नहीं, उसकी मनोवैज्ञानिक धारणा को भी देखा जाता है, यानी कि तीनों ही सही है यहाँ पे, तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो साइकिल कितने दिनों का प्रशिक्षण होता है। देखो मैंने बताया था कि प्रशिक्षण को 3 कैटेगरियों में बांटा था, ठीक है। तो इसमें माइक्रो जो था वो सबसे छोटा था, यानी सबसे छोटा कितना था, 7 डेज का। यानी माइक्रो का मतलब है 7 दिन की जो ट्रेनिंग होगी, अप्रोक्स में 7 दिन लगा लो, इसको कहा जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है मैसो। मैसो जो है वो बीच वाली अवधि है। मैसो में क्या होता है, हमने मैसो में क्या पढ़ा था कि इसमें जो ट्रेनिंग होती है वो लगभग लगभग महीने भर की होती थी, ठीक है। यानी 2 से 6 सप्ताह, 2 सप्ताह से लेके 6 सप्ताह, इसमें कितना हो जाएगा, आप ये लगा लो 30 दिन प्लस आ रहा है, ठीक है। ये लगा लो आपकी कम से कम 14 दिन से लेके 42 दिन 40 दिन के आसपास आ रहा है, यानी महीने भर, महीना थोड़ा सा ऊपर लगा लो, ये मैसो में आ जाता है। ये मीडियम है, एक 7 दिन का है, और ये एक मीडियम है, और एक इससे भी बड़ा है जो वार्षिक होता है, यानी जो एनुअल होता है, ठीक है। तो जो मैक्रो होता है वो सबसे बड़ा होता है। मैक्रो में क्या होता है, पूरा वार्षिक, यानी कि साल साल भर की ट्रेनिंग चलती है इसमें, ठीक है, वार्षिक हो जाता है ये हमने तीनों पढ़े हुए हैं। अगला है कि मैक्रो साइकिल के कौन से चरण होते हैं। तो देखिए मैक्रो साइकिल में क्या होता है, तैयारी भी कराई जाती है, हमने पढ़ा था, ठीक है। इसमें कंपटीशन भी होता है, हमने ये भी पढ़ा था, और ज्ञान का स्थानांतरण भी होता है, हमने ये भी पढ़ा था, ठीक है। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ रखी है कि तैयारी भी होती है, कंपटीशन भी होता है, और ज्ञान का स्थानांतरण भी होता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ये हमने करा हुआ है डिटेल में। अगला है कि शक्ति का क्या मतलब होता है। शक्ति मतलब होता है किसी प्रतिरोध के खिलाफ हमारे जो काम करने की योग्यता होती है, उसको हम शक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगला है कि विस्फोटक शक्ति का क्या मतलब है भाई, ठीक है। विस्फोटक शक्ति का मतलब क्या होता है, ऑप्शन को एक बार ध्यान से देखते हैं। प्रतिरोध के विरुद्ध धीरे धीरे कार्य करना बिल्कुल गलत है, धीरे धीरे नहीं होगा। किसी प्रतिरोध के विरुद्ध तेजी से कार्य करना, ये आपका ठीक है, ठीक है। तो ये आपका तेजी से कार्य करने वाला हो जाएगा इसमें, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद है आइसोमेट्रिक व्यायाम क्या होता है। ऐसे व्यायाम जिसमें हमारी जो मांसपेशी होती है उसकी लंबाई जो होती है वो बदलती नहीं है, मतलब वैसी ही रहेगी, ठीक है। यानी आइसोमेट्रिक में क्या है, हमारी जो मांसपेशी है वो जैसी है वो वैसी ही रहेगी, उसकी लंबाई में फर्क नहीं आएगा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि आइसोटोनिक व्यायाम होते हैं, ठीक है। आइसोटोनिक व्यायाम जो है, ये इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, आपको ये पहचानना है। तो दौड़ना जो होता है, रनिंग, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो आप रनिंग वाला ऑप्शन क्लिक करोगे, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आइसोकाइनेटिक व्यायाम जो होते हैं वो कैसे होते हैं। आपने देखा होगा जिम वगैरह में होते हैं, और खासकर ना इसमें आपको विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये मशीनों के द्वारा ही होते हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गति का क्या अर्थ होता है, किसी काम को जल्दी जल्दी करने की जो योग्यता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं ना। आगे चलते हैं। अगला है कि लोकोमोटर गति का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन में है, ध्यान से देखो, अधिकतम गति लंबे समय तक बनाए रखना, या त्वरित गति प्राप्त करना, ठीक है, या प्रतिक्रिया समय बढ़ाना, या स्थिर स्थिति में। तो इसका हो जाएगा अधिकतम गति लंबे समय तक बनाए रखना, यानी कि हम मैक्सिमम स्पीड में पहुंच गए हैं, जिस मैक्सिमम स्पीड में हम पहुंच जाते हैं, मान लो कोई दौड़ रहा है वो अपनी मैक्सिमम स्पीड में है, तो उसी स्पीड को लंबे समय तक अगर वो बनाए रखता है तो उसको लोकोमोटर गति कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अगला है कि गति को बढ़ाने की कौन सी विधि होती है। तो इसमें ध्यान से देखो, त्वरण दौड़ प्रशिक्षण विधि हो गया, योग प्रशिक्षण विधि हो गया, सहन शक्ति हो गया, या एरोबिक हो गया। तो इसमें आप क्या बोलोगे कि त्वरण दौड़ प्रशिक्षण विधि जो है, ये हमारी जो स्पीड होती है, गति जो होती है, उसको इंक्रीज करने की एक विधि होती है, ठीक है। उसमें हमने 2-3 प्रकार की जो विधियां पढ़ी थी, चैप्टर को देख लेना, वहां पे आपको पता लग जाएगा। अगला है कि सहन क्षमता का अर्थ क्या होता है। तो सहन क्षमता का अर्थ होता है कि कार्य को लंबे समय तक निरंतर करते रहने की योग्यता, या फिर कोई जो प्रतिरोध है उसके विरुद्ध कार्य करने की योग्यता। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कार्य को लंबे समय समय तक निरंतर करने की योग्यता, यानी लगातार अगर आप किसी कार्य को कर पा रहे हो तो सहन क्षमता आपके अंदर है।
फिर मूलभूत सहन क्षमता का उदाहरण क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। मूलभूत सहन क्षमता, तो इसमें दौड़ना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि गति सहन क्षमता कितनी अवधि के लिए होती है। तो गति सहन क्षमता की अगर मैं बात करूं तो ये 45 सेकंड तक हमको बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लंबी अवधि सहन क्षमता में कौन सी दौड़ आ जाएगी, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, तो मैराथन दौड़ जो है ये लंबी अवधि सहन क्षमता में आएगा, क्योंकि ये लंबी दौड़ होती है ना। इसके बाद है लचक का क्या अर्थ होता है, तो हमारे जो शरीर होते हैं उसके जो जोड़े होते हैं, जोड़ों का जो विस्तार की क्षमता होती है, इसको हम लचक कहते हैं। और अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारे शरीर की लचक जो है वो क्या होती है, बढ़ जाती है ना। अगला है कि गतिशील लचक का क्या मतलब है, यानी गति के साथ लचीलापन, हमारा शरीर गति में है और तब भी हमारे शरीर में अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो उसको कहा जाएगा। नेक्स्ट है कि अक्रिय लचक क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमको किसी सहयोगी की सहायता लेनी पड़ती है, यानी किसी सहयोगी के द्वारा खिंचाव करना, ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, अक्रिय लचक कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।